हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीबी एजुकेशन सिस्टम में। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ यूपी टेट के सीडीपी सब्जेक्ट को लेकर। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं और बहुत ही कम समय में हम टॉप 30 क्वेश्चन, और वो भी बहुत डीपली समझ कर, जहाँ समझने की बात होती है, चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आएगा। और हाँ, एक बात और, यदि आप पहली बार चैनल पे आए हैं और पहली बार हमारी वीडियो से अवगत हो रहे हैं, तो आपको सजेशन है कि हमारी वीडियो को देखें, और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक पहले पहुंचे और आपकी प्रिपरेशन में हमारी भी थोड़ी हेल्प हो सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, और टाइम टेकिंग नहीं है। मेन जो प्रॉपर ये जो उद्देश्य है कि किस प्रकार से सीडीपी को हल करें, ये है। और दूसरा कि जो चीज़ें कन्फ्यूजन में हैं उन चीज़ों को कैसे दूर करें। तो नॉर्मल सी बात यह है कि आप खुद ढूंढिए चीज़ों को और खुद सॉल्व करिए, और जितने भी कन्फ्यूजन होंगे उसको आप दूर करेंगे खुद से, यानी कि सेल्फ स्टडी से, तो आप नई चीज़ें भी सीखेंगे। और इंडिविजुअली अगर मैं बात करूँ तो मैं प्रेफर करती हूँ सेल्फ स्टडी पे। तो सेल्फ स्टडी करिए, बहुत से कन्फ्यूजन आपके दूर भी होंगे। कुछ जो है आप यूट्यूब और बुक्स, जिस तरह से भी आप पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, उस तरह से आप उनका सहारा लीजिए। आपका बहुत ही अच्छा नंबर आएगा यूपी टेट में। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन का कि पहला क्वेश्चन क्या है। और ज़्यादा क्वेश्चन किस टाइप के हैं, तो वो जैसे अनुवांशिकता पे हैं, कुछ बायोलॉजिकल प्रश्न होते हैं यूपी टेट में पूछ लिया जाता है, कुछ सीडीपी मतलब कि पेडागोगी से पूछता है, और कुछ डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो वहाँ पे भी बात होगी। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुवांशिकता संबंधी कारक है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अनुवांशिकता से संबंधित क्वेश्चन जिस तरह से पूछ देता है, अनुवांशिकता से संबंधित मुख्य रूप से, अनुवांशिकता आप समझते हैं कि जो हम पीढ़ी दर पीढ़ी अपने माता पिता का जो आपका लक्षण है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलता रहता है आने वाली पीढ़ियों में, वो अनुवांशिकता से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है। तो संबंधित कारक कौन सा है? आँखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, व्यक्तियों के प्रति अभिव्यक्ति, और चिंतन पैटर्न। देखिए, सोचने का तरीका जो होता है वो समस्या पर होता है। जिस प्रकार की समस्या होगी, अगर आपकी बुद्धि लब्धि आपका आईक्यू लेवल बढ़िया है, आप सोचने में अच्छे हैं, ठीक है, तो आप समस्याओं को बहुत ही ईजी वे से सॉल्व करेंगे, है कि नहीं? तो चिंतन पैटर्न तो होगा नहीं, अनुवांशिकता से ये लेना देना नहीं है, ठीक है। व्यक्तियों के प्रति अभिव्यक्ति, किस प्रकार से आप व्यक्तियों को देखकर उनमें किस प्रकार से चीज़ों को देखते हैं, उनके नेगेटिव पॉजिटिव पहलुओं को, वो आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार से, आपकी तर्क शक्ति कितनी अच्छी है, वो वहाँ पे सामाजिक गतिविधियों वाली भी बात है। लेकिन आँखों का रंग जो होता है, वो हम पीढ़ी दर पीढ़ी, जो हमारे माता पिता की आंखों का रंग होता है, वही पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तो पहला ऑप्शन सही हो गया आपका। दूसरे क्वेश्चन की बात करी जाए, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पूछा, मतलब कि सॉल्व करना चाहिए। पूछता है इस प्रकार से कि लगता है चीज़ें सही हैं, ठीक है। तो निगेटिव चीज़ है, तो जो निगेटिव क्वेश्चन होगा वही सही होगा, ठीक है। पॉजिटिव नहीं सही होगा, जो निगेटिव होगा, जो गलत है, गलत क्वेश्चन ही पूछा है तो जो गलत होगा वही सही होगा। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अनुवांशिक मतलब कि वंशानुक्रम माता पिता में से संतान में गुणों का संचरण है। विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का परिणाम है। माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम है। तो देखिए, दूसरे के सही आंसर की बात कर ली जाए, जैसे वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है, सही बात है। जो अनुवांशिकता है वंशानुक्रम से संबंधित है, जो कि माता पिता में जो गुण होंगे वो बच्चों में गुण आते हैं, तो ये तो सही है, तो इसलिए ये आपका आंसर नहीं होगा। जो निगेटिव होगा वही आपका आंसर सही होगा। दूसरा है विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, तो सही है। विकास जो है, जो डेवलपमेंट है, उसकी बात करें तो वो आपके पर्यावरण से अंतःक्रिया करके आपके और आपके पर्यावरण अनुकूलन से संबंधित होकर चीज़ों को वो बात होती है। अंतःक्रिया करके आप चीज़ों को सीखते हैं, चाहे वो नई चीज़ें हों, कुछ नया हो, तो यहाँ पे ये सही है, इसलिए आपका आंसर नहीं। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का परिणाम है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का परिणाम है। देखिए, वंशानुक्रम और अनुवांशिकता
एक दूसरे से भिन्न नहीं है, गुणात्मक तरीके से जुड़े हुए हैं। ठीक है, योगात्मक तरीके से नहीं, गुणात्मक तरीके से जुड़े हुए हैं। ये एक डिटेल में बात हो जाती है जब इसकी बात हो जाती है कि किस प्रकार से क्वेश्चंस को हल किया जाए और किस प्रकार से टॉपिक को पढ़ा जाए। तो अगर आप एक बार नोट पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वो नोट भी आपको सॉल्व करवाई जाएगी एक बार यूपी टेट का जो है डेट आ जाएगी कब होने वाला है एग्ज़ाम। आगे देखते हैं, तब तक इसी तरह हम प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, बच्चों के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन देख लेते हैं। समवयस्कों और पितरैक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचित नहीं होते। सहज रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% का योगदान देते हैं। तो आप समझदार हैं, देख के ही क्वेश्चंस को आपने देख लिया होगा कि कौन सा कथन सही है। बच्चों के विकास की बात जहाँ तक होती है वहाँ पे अगर बात करी जाए तो के बारे में, तो इसका जो सॉल्व्ड पेपर है, अगर आप जैसे प्रैक्टिस सेट है तो प्रैक्टिस सेट का जो सॉल्व पेपर आप देखेंगे बहुत ही पुरानी बुक से है लेकिन इससे क्वेश्चन फंसते हैं। तो वहाँ देखेंगे तो आपको तीसरे का आंसर पहला बताया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पहला बताया जा रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से कहाँ लग रहा है कि जहाँ तक हम लोगों ने नोट पढ़ी है, बुक्स पढ़ी हैं, वहाँ की बातें कर ली जाए तो एक बच्चे के विकास में जितना आनुवंशिकता का योगदान होता है उतना ही वातावरण का योगदान होता है, उतने ही इन्वायरमेंट, ठीक है, अनुकूलन का भी उतनी ही भूमिका होती है। बच्चे को कुछ सिखाना रहता है तो ठीक है, बच्चे को किस प्रकार से समाज में रहना है, उठना बैठना है, ये है वातावरण से, किस प्रकार से उसके वातावरण में उसके जो आस पास पड़ोस जो बच्चा देख रहा है उससे संबंधित है। लेकिन आनुवंशिकता से बच्चे की लंबाई, हाइट, आँखों का रंग, बालों का रंग, ठीक है, आवाज़, इस प्रकार से आनुवंशिकता से संबंधित ये चीज़ें हो जाती हैं। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है मेरे हिसाब से कि चौथा ऑप्शन सही होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि पहला ऑप्शन सही होना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताएं आंसर। और कहीं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट बुक्स की बात करें तो उसमें पहला सही दिखा रहा है, लेकिन हमारे हिसाब से अगर हम नोट की बात करें, जो हमने अब तक पढ़ा है उससे उसकी बात करी जाए और खुद निजी लाइफ से इसको कंपेयर करके देखा जाए तो चौथा ऑप्शन सही हो रहा है। आपको कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन सही लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताएं, और क्यों आप जो ऑप्शन कहेंगे सही है वो क्यों सही है उसका रीज़न भी ज़रूर लिखिएगा। चलिए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है। ठीक है, बच्चे सीखना और सुनना, सीखकर और सुनकर अधिगम, अधिगम में कोई नई चीज़ सीखना, वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है। एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, बस बैठ के सुनते रहो, समझ में आए या ना आए। निरंतर गृह कार्य देते रहो, हमेशा आप होमवर्क ही देंगे, बच्चा क्या करेगा। सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना, विद्यार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। ठीक है ना, अब बच्चा, कोई बच्चा सीख रहा है उसको हम अकेले, व्यक्तिगत मतलब अकेले, इंडिविजुअली, वो अकेले बच्चा सीख रहा है तो क्या सीखेगा। बच्चे को हमेशा जब हम प्रोजेक्ट कार्य देते हैं तो हमेशा क्या करते हैं कि हम ग्रुप में चीज़ों को डिस्कशन कराते हैं ताकि बच्चे आपस में आलोचनात्मक तरीके से, व्यंग्यात्मक तरीके से कंपेयर करके चीज़ों को अच्छे से अच्छे निष्कर्ष पर पहुँचे, है कि नहीं। तो इस प्रकार से चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा कि विद्यार्थियों को ये छूट देना कि वो क्या सीखना चाहता है और किस प्रकार से सीखना चाहता है कि नहीं। जो नई चीज़ें सीखनी है तो उस चीज़ में क्रिएटिविटी होनी चाहिए, जहाँ क्रिएटिविटी होगी वहाँ थोड़े से नियम से हट कर भी हम चीज़ों को बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चा आसानी से चीज़ों को सीख लेगा। आगे चलते हैं, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है पूछा जा रहा है। समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन, अभिप्रेरण। ठीक है, तो पांचवे के सही आंसर की बात कर ली जाए तो देखिए समानता का नियम भी है, भिन्नता का नियम, माँ बाप से अगर बच्चे की चीज़ें, आवाज़, बाल, आँखों का कलर इस तरह से मिल रहा है तो समानता का नियम हो जाएगा। भिन्नता का नियम वो हो जाएगा जो बच्चे अपने माता पिता से बिल्कुल भी नहीं मिलते। प्रत्यागमन का भी नियम होता है और क्या होता है ये आप कमेंट बॉक्स में लिखें, लेकिन अभिप्रेरण का नियम नहीं होता है तो निगेटिव पूछा है इसलिए चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है
समानता, निरंतरता, वंशानुक्रम, युत्सा। तो देखिए ये तो संवेग से संबंधित चौथा ऑप्शन है। छठे की सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो जन्मजात व्यक्तिक गुण जो होते हैं उसका योगफल जो होता है वो क्या हो सकता है? समानता, निरंतरता, वंशानुक्रम। तो देखिए जन्मजात से जो गुण जन्मजात मिलते हैं, ठीक है, माँ के गर्भ से हमें प्राप्त होते हैं, हमें सीखने नहीं पड़ते, वो वंशानुक्रम होते हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ये जो मैकडूगल साहब ने जो संवेग दिए हैं उसका एक जो है प्रकार है। आगे देखते हैं सैसो काल की अवधि है। जन्म से 1 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, 2 से 3 वर्ष। सातवें की सही आंसर की बात कर ली जाए तो जन्म से 2 वर्ष नॉर्मली जो हम पढ़ते आ रहे हैं उसकी बात हो जाती है, लेकिन इसके पहले हरलॉक साहब के क्वेश्चन पूरे 5-6 क्वेश्चन इस तरह से लिए थे हम लोगों ने और वहाँ पे डिटेल में बात की थी। तो अगर आपको पता है, आपने वो वीडियो जाके देखी है या आपने कहीं पढ़ा भी है, अगर आपको पता है कि जो है शैशवावस्था को हरलॉक जी ने कितने दिन का माना था, कितने हफ्ते का माना था, अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नहीं याद है तो भी बताएं, उसके लिए अलग सेशन है, या आप जाके प्रीवियस वीडियोज़ जो है अपलोड है पीबी एजुकेशन चैनल पे, वहाँ जाके चीज़ों को देख सकते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। डैश के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। किसके हिसाब से? कौन कहता है कि बालक का जो विकास है वो आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल है? वुडवर्थ, गैरेट, हॉलैंड, थॉर्नडाइक। तो देखिए 8वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो वुडवर्थ साहब कहते हैं कि बालक का जो विकास है जितना आनुवंशिकता पर निर्भर करता है उतना ही वातावरण पे, उसके एनवायरनमेंट पे, उसके आसपास पड़ोस पे उसका विकास प्रभावित करता है, ठीक है, वुडवर्थ के हिसाब से। अब ये बताइए वुडवर्थ साहब ने कौन सा नियम बहुत ही सुप्रसिद्ध दिया है, उस नियम का नाम कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये किसने कहा? वुडवर्थ ने, रॉस ने, एनास्टसी ने, इनमें से किसी ने नहीं। तो 9वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो 9वें का सही आंसर है दूसरा, रॉस जी ने कहा है कि वातावरण वो शक्ति है जो हमें बहुत अधिक प्रकार से प्रभावित करती है। जैसे कुछ नई चीज़ को सीखना, इन्वायरमेंट में किस प्रकार से ढलना है, किसी से सामाजिकता कैसी, मौलिकता कैसे आप में आएगी, ये सारी चीज़ें जो है वातावरण ही सिखाता है। आगे चलते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है, कहीं कभी न कभी इसको पर्यावरण से पूछ लिया जाता है रट में, कहीं सीडीपी में पूछ लिया जाता है, तो ये आएगा किसी प्रकार से आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज। ठीक है, फिर ब्लास्टोसिस्ट, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज, अंडाणु, शुक्राणु, फिर अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट। देखिए तो एक गर्भ में एक बच्चे का विकसित होने का जो क्रिया होती है, वहाँ पे ये जूलॉजी में आपने पढ़ा होगा, बायोलॉजी में 9th से ही पढ़ाया जाता है, फिलहाल 9th से बहुत कम, लेकिन 10th में पूरी डीपली पढ़ाया जाता है चीज़ों को, एक आउटलाइन बताई जाती है, इंटर तक आपको चीज़ें पूरी क्लियर की जाती हैं। ये जो बात हो रही है अंडाणु, शुक्राणु और ब्लास्टोसिस्ट और युग्मनज की। 10वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो देखिए सबसे पहले गर्भ में अंडाणु होता है, उसके बाद शुक्राणु, उसके बाद जाइगोट यानी कि युग्मनज यानी कि जाइगोट बनता है और ब्लास्टोसिस्ट बनता है, एक जो रूप है बच्चे का वो। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले क्या बनता है? अंडाणु, फिर शुक्राणु बनता है, फिर युग्मनज मतलब कि जाइगोट, ठीक है, एक कोशिका का जो रूप होता है शरीर का वो बनता है, उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट बनता है। तो चौथा ऑप्शन इस प्रकार से सही हुआ। आगे देखते हैं व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है भाई? क्या कारण है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से नहीं मिलता जुलता? अगर चेहरे से मिलता जुलता है तो व्यवहार से नहीं मिलता जुलता, व्यवहार से मिलता जुलता है तो चेहरे से नहीं, विकास से नहीं, कोई न कोई कमियां या कोई न कोई भिन्नता जरूर रहती है। उसके बारे में ऑप्शन देख लेते हैं। वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, प्रत्येक व्यक्ति और उसके माता पिता में जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। 11 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो हमेशा जहाँ बात आती है वातावरण और वंशानुक्रम के अन्योन्य क्रिया की, वहाँ पे वो चीज़ें सही हो जाती हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से इसलिए भिन्न है क्योंकि पहली बात तो वंशानुक्रम, जिसमें उसके माता पिता के पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीज़ें चली आ रही हैं वो तो आएंगी। दूसरा उसका वातावरण का प्रभाव,
हो सकता है कि बच्चा जो है अपने पूरी तरह से पिता पे गया हो, लेकिन पिता का व्यवहार जो पॉजिटिव था उन्होंने नहीं लिया हो, थोड़ी सी निगेटिवनेस बच्चे में आ गई है। क्यों? क्योंकि उसका वातावरण जो है कहीं न कहीं निगेटिव है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। वो अपने आस-पास पड़ोस में हमेशा झगड़ा, गाली-गलौज सुनता है, तो कहीं न कहीं वो अपने पिता से भिन्न हो जाएगा। तो वंशानुक्रम और वातावरण के बीच जो अन्योन्य क्रिया के होती है, उसकी वजह से जो व्यक्ति होते हैं, पर्सन्स होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। आगे देखते हैं कि क्या है 12वां वाला क्वेश्चन है कि क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं। देखिए, भाषा अर्जन आप समझ रहे हैं कि अ, एक अर्जन जो है और एक अधिगम जो है, एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न है। ठीक है, जो सीखना होता है, अधिगम जो होता है, वो हम औपचारिक तरीके से सीखते हैं, लेकिन जो अर्जन होता है वो अनौपचारिक तरीके से सीखते हैं। जैसे सीखते हैं कोई चीज़, विद्यालय में जाकर हम कोई चीज़ सीख रहे हैं तो वो अधिगम है। हम अपने आस पास पड़ोस में खेल खेल में चीज़ों को सीख रहे हैं तो वो हमारा अर्जन है। चलिए बात करते हैं, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें अनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। यह प्रश्न आवश्यक रूप से क्या दर्शाता है? भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव, प्रकृति और पोषण पर बहस, बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 12 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है, प्रकृति और पोषण। ठीक है, वातावरण वो क्या सीख रहा है, प्रकृति में आपका वंशानुक्रम भी आ जाता है। ठीक है, तो प्रकृति और पोषण किस प्रकार से बच्चे का लालन पालन, आस पास पड़ोस में किस प्रकार से बच्चा ढल रहा है, वहाँ से चीज़ें सीखेगा, चीज़ों को अर्जित करेगा, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाता है। और कुछ चीज़ें वंशानुक्रम आनुवंशिकता से, जीन्स से, उसके अपने माता पिता से मिलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, 13वां वाला क्वेश्चन देखते हैं। मानवीय विकास में वंशानुक्रम एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित है, जो सही है? परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है, जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तित होता रहता है। अच्छा, व्यवहारवाद के सिद्धांत प्रायः मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता और परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। भारत सरकार की विभेदात्मकता क्षतिपूरकता संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। भारत सरकार की बात आ गई यहाँ पे। 13 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो अगर आप थोड़ा मोड़ा भी पहुंच पाएंगे तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। अगर आपने तीसरा ऑप्शन गेस किया है तो बहुत अच्छी बात है, और अपने आप को बेस्ट ऑफ लक कहिए और अपने आप के लिए क्लैपिंग कर लीजिए अगर आपने तीसरा ऑप्शन सही किया है। तीसरा ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आनुवंशिकता और परिवेश मतलब कि वातावरण की जो भूमिका होती है वो विकास के विभिन्न क्षेत्रों से परिवर्तनशील होती है। ठीक है, विकास परिवर्तनशील है। विकास जो है, आप देखते हैं विकास के प्रकार हम लोग भी पढ़ते हैं वहाँ पे, वो निरंतर एक समान नहीं रहता है। कभी हम ज़्यादा सीखते हैं, कभी कम सीखते हैं, कभी कुछ भी नहीं सीखते, लेकिन हमारी जो प्रीवियस जो हम सीखे रहते हैं पिछले समय में, वो हमें पूरी तरह से भूलता नहीं, और थोड़ा मोड़ा भूलता भी है तो कुछ यादें रह जाती हैं। ये जो सिगमंड फ्रॉइड साहब जी हैं, इसके बारे में जो है इदम अहम परा अहम की बात करते हैं, वहाँ पे चीज़ें हो जाती हैं। बहुत ही अच्छी जो बातें हैं उनके क्वेश्चन भी आएंगे, जैसे सिगमंड फ्रॉइड, थॉर्नडाइक, इन सब लोगों पर भी क्वेश्चन आएंगे, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। वेट करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि जब आप इस टाइम आपको तैयारी करना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा या जब फॉर्म अप्लाई हो जाएगा तब हम पढ़ना शुरू करेंगे, तो बिल्कुल भी गलत है। क्योंकि अभी से प्रैक्टिस करिए, कोशिश करिए कि 150 में आप 135 प्लस करें। आगे देखते हैं, वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, वंशानुक्रम से संबंधित, वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारण करता है। यह शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह जुड़वा बालकों के जन्म में योगदान देता है। इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेदात्मक भावनाएं समावेशित होती हैं। 14 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो आप समझ ही गए होंगे, वंशानुक्रम जो बच्चा अपने वातावरण से भी सीखे और आनुवंशिकता से भी सीखे, वहाँ की बात आ जाती है। तो बच्चे में अभिवृत्ति, रुचि की, उसमें क्या रुचि है, नापसंद, पसंद, मस्तिष्क में क्या क्या उसकी भावनाएं चल रही हैं। चौथा ऑप्शन सही हो जाता है कि यही गलत है।
ठीक है, गलत पूछा है। 14 का सही आंसर हो जाएगा चौथा। वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारित करता है। आगे देख लीजिए, अगर इसमें कोई आपको कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, 14 क्वेश्चन में आई होप, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको होना चाहिए अगर आपने गहन तरीके से पढ़ा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब हम पढ़ लेते हैं तो कोई क्वेश्चन हमें बहुत ज़्यादा इरिटेट करने लगते हैं, क्योंकि वो चीज़ें कहीं न कहीं ऑप्शन के हिसाब से फंस जाती हैं। लड़का के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम है कौन सा? XX, XP, XY, CX। तो मैं सही से बता दूँ, इसमें सबसे पहले आप कौन कौन सा ऑप्शन कट कर सकते हैं, वो है आपका चौथा और दूसरा, क्योंकि ऐसा कोई गुणसूत्र होता ही नहीं है। गुणसूत्र XX होता है और XY होता है, ये बालिका के लिए और ये बालक के लिए, मतलब ये गर्ल्स के लिए और ये बॉय के लिए। तो XY ऑप्शन ही सही हो जाएगा। इसमें एक डिटेल में चर्चा हो जाती है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जैसे कि एक ये मादा का गुणसूत्र है और एक नर का XY। यहाँ से अगर क्रॉस करवाते हैं XX, यहाँ से X और यहाँ से भी X आया, फिलहाल यहाँ से लेंगे, यहाँ से भी X आया तो ये लड़की, और यहाँ से X और यहाँ से Y आया तो यहाँ पे एक लड़का। इस तरह से चीज़ें हो जाती हैं। इसमें डिटेल में बात करेंगे जब डिटेल में इस पर वीडियोस आएंगे। आगे क्वेश्चन की बात कर ली जाए कि बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावित शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? ठीक है, बच्चों का व्यवहार जो है विद्यार्थियों के घर वातावरण का एक महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है, और इसमें जो प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र है वो उसके निर्माण में जोड़ा जा सकता है। तो कौन सा अधिगम का ये सिद्धांत हो सकता है? व्यवहारवादी, पारिस्थितिकी और रचनावादी, सामाजिक और रचनावादी। तो 16 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा, पारिस्थितिकी का सिद्धांत से ये चीज़ें संबंधित हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव व्यक्तित्व परिणाम है केवल अनुवांशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का। 17 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जहाँ अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया की, अन्योन क्रिया की बात होगी वो चीज़ें सही होंगी, वो ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहनों का होता है। मतलब कि रियल भाई बहन एक है और एक को क्या किया गया है, गोद लिया गया है, तो क्या उनकी बुद्धि लब्धि एक जैसी होनी चाहिए? दूसरा, होती है। दूसरा, अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता है। मतलब जो आपने चीज़ा है, जो आपकी सीखा है, जो चीज़ें मतलब कि जो एक्सपीरियंस आपने लिया है अपनी लाइफ में, जो खुद से एक्सपेरिमेंट किया है, लोगों से जो सीखा है आपने अधिगम या अर्जन करके, तो वो क्या है, वो मस्तिष्क को, वो विकास मस्तिष्क को प्रभावित नहीं करता है। विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चौथा ऑप्शन है कि अनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करता है। ठीक है, तो देखिए, जो विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये ऑप्शन बिल्कुल भी गलत है। विद्यालय में हम बहुत कुछ सामाजिक प्रक्रिया को सीखते हैं। जिस प्रकार से हम अब एक सामाजिकरण की सबसे पहली संस्था परिवार होता है, उसके बाद विद्यालय और खेल का मैदान भी होता है। क्यों खेल का मैदान, उसके बाद विद्यालय क्यों होता है? क्योंकि विद्यालय में एक ही नहीं शिक्षार्थी, अनेकों शिक्षार्थी आते हैं, और वहाँ पे जब हम ग्रुप में डिस्कशन करते हैं, बच्चे एक साथ घुलते मिलते हैं तो चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं। तो यहाँ पे जो प्रभाव पड़ता है, नहीं प्रभाव पड़ता, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे सही ऑप्शन की बात करी जाए तो चौथा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध का व्यक्ति की विधि पर प्रभाव निम्न में से एक के अनुसार होता है। ठीक है, वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध किसी व्यक्ति पर किस प्रकार से प्रभावित हो सकता है? वंशानुक्रम व्यक्ति को प्रभावित करता है, वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। वंशानुक्रम और वातावरण व्यक्ति को योगात्मक तरीके से प्रभावित करते हैं, और चौथा ऑप्शन है कि वंशानुक्रम वातावरण व्यक्ति को गुणात्मक तरीके से प्रभावित करते हैं। 19 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो अभी थॉर्नडाइक साहब कि अभी हम लोगों ने लाइन पढ़ी, जो उनका कथन था कि वंशानुक्रम और वातावरण व्यक्ति को गुणात्मक तरीके से प्रभावित करते हैं। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, बालक के
शारीरिक लक्षण निम्नलिखित में से किसके शारीरिक लक्षणों से निश्चित होते हैं। मतलब अगर शारीरिक लक्षण बच्चा ले रहा है, जैसे उसकी लंबाई, चेहरे का कलर, स्किन कलर उसका हुआ, आँखों का कलर, बाल का कलर, ठीक है, आवाज़, तो वो जो है शारीरिक लक्षण जो है वो किसके द्वारा निश्चित होते हैं, माता के लक्षण के द्वारा, पिता के लक्षण के, या माता पिता दोनों के लक्षण, या अनुवांशिक प्रबल हो जाता है। अनुवांशिकता जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी आ रही है वो प्रबल हो जाती है। 20 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, माता पिता दोनों के लक्षण मिलकर शारीरिक लक्षण को निर्धारित करते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं 21वां क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन हमें करने हैं। प्रजनन शास्त्र के क्षेत्र में मटर के दानों पर प्रसिद्ध प्रयोग निम्न में से किसने किया। 9th से ही आप पढ़ते हैं और वहीं से आपको XY का एग्जाम्पल देकर समझाया जाता है कि नहीं। और वहीं पे आप मटर के कई प्रकार देखते हैं और उसके फूलों की तुलना करते हैं, उनके बीज की तुलना करते हैं। लास्ट में ये वाला डायग्राम बना के आप चीज़ों को परिभाषित करते हैं। तो मटर के दाने पर प्रयोग करने वाले वो डेविस हुए, मेंडल हुए, गाल्टन हुए या डार्विन हुए। तो आप 21 के सही आंसर की बात करें तो मेंडल हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही। 9 से यहाँ पढ़ें और रट्टा मार लिया होगा आपने इसको, तो बहुत ही आसान। बालक के विकास में निम्नलिखित में से किस पर पर्यावरण का प्रभाव अवश्य पड़ता है। ऊंचाई, वृद्धि, स्वभाव, यह सभी। तो 22 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो देखिए, ऊंचाई, वृद्धि और स्वभाव तो बिल्कुल ही है, पर्यावरण से संबंधित है, मतलब कि वातावरण से संबंधित है। उसके चारों तरफ जिस प्रकार का माहौल होगा बच्चे का स्वभाव उसी प्रकार का होगा। और ऊंचाई वृद्धि भी पर्यावरण से संबंधित, अगर एक वह स्वच्छ पर्यावरण में रहता है, स्वच्छ भोजन करता है, स्वस्थ व्यक्ति है, तो उसकी बच्चे की ऊंचाई, वृद्धि सब जो है एक अच्छे लेवल की हो पाएगी। तो पर्यावरण का प्रभाव इन सभी पर पड़ता है। आगे देखते हैं, बालक के विकास ने वातावरण के प्रभाव का समर्थन निम्न में से किसने किया। ठीक है, मतलब किसने कहा कि बालक के विकास में वातावरण का प्रभाव होता है, किसने कहा। मेंडल, वॉटसन, मैकडूगल और डार्विन जी ने। तो देखिए, 23 का सही आंसर की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। व्यवहारवाद के जो कहा है ये कौन है, वॉटसन जी ही हैं। वॉटसन जी हैं व्यवहारवाद के जनक। और व्यवहारवाद जब शुरू हुआ तो उसमें कौन कौन मनोवैज्ञानिक शामिल हैं, अगर आप 4 लोगों का नाम जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, 23 के सही आंसर की हम लोग बात कर चुके हैं, दूसरा ऑप्शन सही है। मैकडूगल साहब ने क्या दिया है, मैकडूगल साहब ने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया है, जिसमें उन्होंने अलग अलग संवेगों की बात की है। तो मुझे कोई भी बालक दो, मैं उसे जो चाहूँ बना सकता हूँ। जो चाहूँ का मतलब वकील, चोर, सिपाही, ठीक है, इस तरह से कुछ भी बना सकता हूँ। ये किसने कहा है, वॉटसन, विलियम जेम्स, डेविस, गाल्टन ने। 24 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो 24 का आंसर है वो आपके व्यवहारवाद के जो जनक रहे हैं यानी कि वॉटसन जी ने ही कहा है। आगे चलते हैं और इन्होंने ही, अच्छा एक जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एक की छोटा नन्हे वैज्ञानिक, जो बालक होते हैं वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, ये किसने कहा है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उन मनोवैज्ञानिक का नाम बताएं। आगे देखते हैं, संज्ञानात्मक विकास को वंशक्रम निर्धारित करता है। संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित क्या करता है। मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूल भी स्वभाव को, शारीरिक संरचना के विकास को, सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं के अस्तित्व को, उपयुक्त में से कोई नहीं। 25 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम जो होता है वो निर्धारित करता है। आगे देखते हैं, पैतृक गुणों के हस्तांतरण, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि जिसको हम जीन्स कहते हैं, अगर आपने बायो में पढ़ा है तो, के हस्तांतरण के सिद्धांत को स्पष्ट किया था किसने, डार्विन, मेंडल, रूसो और लॉक ने। तो 26 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो आप जान ही गए होंगे कि दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मेंडल जी ने। और ये किसके जनक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे देख लेते हैं, एक माता पिता के अलग अलग रंग की संतान होती है क्योंकि रक्त के कारण, मौसम के कारण, जीव कोश के दौरान, वंश सूत्र के कारण। 27 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जीव कोश के कारण एक माता पिता के अलग अलग
रंग की संतानें होती हैं। आगे देखते हैं, समानता के नियम के अनुसार माता पिता जैसे होते हैं उसकी संतान भी होती है। कैसी? माता पिता जैसी, माता पिता से अलग, थोड़ी थोड़ी अलग, थोड़ी थोड़ी समान। 28 के सही आंसर की बात करें तो समानता के नियम के आधार पर माता पिता जैसे होंगे उसी प्रकार से ही बालक होंगे, बच्चे होंगे। तो ये समानता का नियम है। फिर लेकिन विभिन्नता के नियम वहाँ चलेगा जहाँ संतान माँ बाप से बिल्कुल भी न मिले, यानी कि विपरीत हो उनके गुण। आगे देखते हैं, जब माता पिता के बच्चे उनकी विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो यहाँ पर सिद्धांत लागू होता है। कौन सा? भी हम लोगों ने बात कर ली, समानता, विभिन्नता का मूल, जीवाणु की निरंतरता का, प्रत्यागमन का। 29 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो आगे जो क्वेश्चन है वो है प्रत्यागमन का। आगे देखते हैं, अब मैंने जो आपसे कहा विभिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, इन ये दोनों किस प्रकार से एक दूसरे से डिफरेंस है, चीज़ों को जरूर बताएं। आगे देखते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन और आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन, सामाजिक स्थिति वंशानुक्रम होती है, नहीं होती है, कुछ होती है, बिल्कुल नहीं होती है। 30 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो सामाजिक स्थिति जो वंशानुक्रम की होती है वो होती है, क्योंकि बच्चा जो है समाज से बहुत कुछ सीखता है और बहुत कुछ जानता है। ठीक है, समाज में किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से अपने आप को ढालना है समाज में, ये सारी चीज़ें। आई होप आपको सेशन पसंद आया है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब आपके एग्ज़ाम्स आएंगे उस टाइम में आपके लिए इतनी बम्पर क्लासेज आएंगी कि आपको लगेगा कि हाँ, हमें कितनी मेहनत करनी चाहिए और इस वीडियो में कितनी मेहनत हुई है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। इसी तरह मेहनत करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।